नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आज जो विषय वस्तु लिया है मैंने वे है 64वां नवांश शनि राहु मंगल का अशुभ गोचर। 64वां नवांश क्या है, कैसे निकालना है, इसकी जो वीडियो है अलग से होगी, परंतु मैं ये जो पहले ही आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका असर क्या होगा, अशुभ गोचर का फल क्या होगा शनि राहु और मंगल का 64वें नवांश में और 22वें दृष्टान में। दृष्टान की बात हुई तो इसके लिए भी अलग से वीडियो होगी। मेरे पास इस 64वें नवांश और 22वें दृष्टान के लिए 2-3 महाअनुभव जो हैं उन्होंने मेरे पास मैसेज किया। सुनील शर्मा जी हैं देहरादून से, उन्होंने, और मिस्टर जसमीत सिंह जी हैं खरड़ से, जो कि काफ़ी अरसे से जुड़े रहते हैं मेरे साथ, प्रश्न आते रहते हैं उनके। और ऐसे ही बिरदी साहब हैं। बिरदी साहब का मैं शहर का नाम तो नहीं जानता, मगर उनका पहले ही प्रश्न आया, पीछे भी वीडियो में उनका जिक्र था। उनका भी ये प्रश्न था कि 64वें नवांश और 22वें दृष्टान के बारे में, फल के बारे में कैसे करेंगे अगर ग्रह मजबूत भी हो, केंद्र त्रिकोण में भी हो, ऐसा कुछ उनका प्रश्न था। चलो आज बात करते हैं, तो 64वें नवांश की बात करते हैं। 64वें नवांश में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वो कैसा फल देता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 64वां नवांश कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो होगी। सबसे पहले तो बात यह है कि गोचर, हमने गोचर देखना है भी गोचर ग्रह कहाँ से कर रहा है। गोचर हमें कहाँ से देखना चाहिए। कई ज्योतिषाचार्यों का विचार है कि लगन से देखना चाहिए, और बृहत प्राशर होरा शास्त्र जी में प्राशर जी महाराज कहते हैं कि चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा और लगन। मैं कहता हूं कि दोनों से देखना चाहिए, चंद्र राशि से भी देखना चाहिए, लगन में भी देखना चाहिए। किसी सज्जन ने ये भी पूछा था, उनके प्रश्न से ही, जैसे बिरदी साहब, उनके प्रश्न से ही पता चलता है कि वो प्रोफेशन में है और ज्ञान रखते हैं ज्योतिष का, यानी उन्होंने प्रश्न किया था 64 के निवास में के बारे में भी, यानी कि नवांश से अलग अलग विषय वस्तु के लिए कैसे देखें। तो क्या इनका कोई श्लोक है? राशि से तो श्लोक में है, मिलेंगे, मगर लगन से क्या कोई श्लोक है इसका? हाँ है। अगर चाहिए होगा, जब मैं लगन के गोचर की बात करूँ, कि गोचर के चैप्टर के लिए कम से कम 15 या 20 चैप्टर पाठ होंगे, उसमें हम लगन के बारे में बताएंगे, और वेद जो होते हैं, गोचर का वेद कौन करता है, राशि से भी सभी की बात की जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। गोचर मैं कहता हूँ दोनों से देखना चाहिए, दोनों नहीं 3 जगह से देखना चाहिए। 3 जगह से कैसे? जो कहते हैं गोचर विचार कहाँ से करना चाहिए, गोचर का विचार कहाँ से करना चाहिए, तो कहते हैं राशि से, दूसरा लगन से, मैं कहता हूं कारक से भी करना चाहिए, कारक से। इसके बारे में बात करेंगे, पहले जो शास्त्र कहते हैं उसकी बात करें।
राशि के गोचर के लिए हमें जो राशि है, जैसे ये D1 चार्ट है, इसमें जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में वृष राशि का होकर बैठा है। तो राशि कौन सी हुई? वृष राशि है, वृष। और लगन की राशि कौन सी है? तुला। मान लीजिए कोई ग्रह लगन से या चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है या 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो वो अशुभ फल देगा। मैं 64वें निवास की बात भी बाद में करूँगा, पहले गोचर की बात करते हैं। मान लीजिए आजकल जो शनि है कुंभ राशि में चलता है, इस कुंडली में भी कुंभ में ही है, तो मान लिया हमने उदाहरण के लिए शनि यहाँ लिख लिया, गोचर का शनि, मैं राउंड कर दिया, ये गोचर का शनि है। शनि जो है गोचर में मकर राशि का, चलो कर लिया उदाहरण के लिए, तो ये लगन से कहता है 1 2 3 4, लगन से चौथे है, और राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। राशि से 9 गोचर करना अच्छा शनि का। लगन से चौथे गोचर करना इतना अच्छा नहीं है। हाँ, जमीन जायदाद के बारे में ठीक है, मगर इतना इसको अच्छा नहीं जाना जाता। और ऐसे अगर हम 2 से गोचर देखने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि अगर एक से अच्छा है, दूसरे से अच्छा नहीं है, अशुभ है, तो वो फल क्या देगा? सम फल देगा। अगर दोनों से अच्छा है तो अच्छा अशुभ फल देगा। अगर दोनों से अशुभ है तो फिर जान लीजिए अशुभ फल ही है, फिर तो अशुभ फल ही है। यानी एक से अच्छा, एक से अच्छा नहीं तो सम हो गया। अगर दोनों में अच्छा तो अच्छा फल देगा, अगर दोनों में अशुभ है तो अशुभ फल देगा ही देगा। 64 में। अब देखिए, मैंने जो तीसरा लिया ये कारक लिया, तो हम कारक लेने का भाव क्या है? अगर हमारा कोई पर्टिकुलर प्रश्न है, हमारे भाइयों के लिए है, भाई को हम कहाँ से देखते हैं? तीसरे भाव से। मगर उसका कारक कौन है? छोटे भाई का मंगल। जहां पर मंगल बैठा है वहां से हम काउंट करेंगे, जहां पर मंगल है हम वहीं से काउंट करेंगे। इस कुंडली में, इस पत्रिका में मंगल कहाँ है? 9वें भाव में है। यहां से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल अष्टम में है, अष्टम भाव में, मंगल से अष्टम में है। और शनि से मंगल 1 2 3 4 5 6, ये क्या बढ़ गया? 6 8, छठ अष्टक का, 8 6 का या छठ अष्टक का योग बना, जो कि शुभ नहीं होता। तो भाई के साथ जब मंगल से शनि अष्टम, मैं जो बात कर रहा हूँ एक शनि को लेकर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी ग्रह चाहे राहु है, चाहे मंगल है, चाहे केतु है, चाहे सूर्य है, मगर इन पांचों में से ये जो 3 हैं ये ज़्यादा असर करते हैं, ये ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। मैं शनि की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी दोनों को भी वैसे ही देखना होगा। मंगल से शनि अष्टम गोचर कर रहा है, मंगल से शनि 12 में, अगर शनि यहाँ होता 12 में होता तब भी वो अशुभ फल देता। हमारे भाई के साथ कुछ
अशुभ घटनाएं होती है, भाई के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते, टूट राख हो जाती, कुछ भी होता, बीमार होता, एक्सीडेंट होता, कुछ देखते हैं, फिर वो 64वें निवास में जाके बात करेंगे। तो ऐसे अगर मंगल भाई के लिए देखना था, अगर हमने अपने लिए किया लगन से और चंद्रमा से, जहाँ चंद्रमा चंद्र राशि से और लगन से अगर 8वें या 12वें में है तो वो अशुभ है हमारे लिए, है कि नहीं? या हमारे कोई विषय वस्तु है उससे, जिस भाव से, जिस कारक से है, उससे 8वें और 12वें में है तो वो अशुभ है, हानिकारक है ना? अब जब हम बाकी के लिए देख रहे हैं, बाकी के लिए क्या है? कारक। हम फिर मैंने कारक इसीलिए लिया, है ना? पिता का कारक कौन है? सूर्य। माता का कारक कौन है? चंद्रमा, है ना? जैसे हम राशि चंद्रमा है ना? और अगर माता के लिए देखो तो चंद्रमा, जहाँ अपने लिए भी चंद्रमा है, ठीक है? और किसी और पत्नी के लिए देख रहे हैं शुक्र, ये शुक्र है। शुक्र कहाँ है? लगन में ही बैठा है। शुक्र क्या है? लगन में ही बैठा है ना? शुक्र से अगर शनि यहाँ आ गया तो अष्टम आ गया, अगर शनि यहाँ होगा तो 12वें होगा। तो जब जिस बात के लिए हमने अच्छा या बुरा असर देखना, शुभ या अशुभ देखना है, उसके कारक से माता पिता बहन भाई सब कोई भी है, बंधु है, उसके लिए या कोई हमारा विषय वस्तु है, उससे अगर 8वें या 12वें में अशुभ ग्रह गोचर करते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं, हानि करते हैं। तो अब बात आई कि चलो शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र से शनि अष्टम में है। शनि, मान लिया शनि अष्टम में गोचर कर रहा है, तो वो फल पूरा कब देगा? अष्टम में तो है क्या? अष्टम में सारे उसी समय करके, जब कब की बात आती है तो समय निकालने के लिए एक और बात है। इससे पहले एक और कर, मान लिया शनि यहाँ पे है, 11वें में है शनि, लगन से 11वें में है और चंद्रमा यहाँ से 1 2 3 4, तो शनि का गोचर शुभ हुआ। अशुभ के साथ साथ मैं शुभ भी बता दूं ना, है नहीं? लगन से 11वें बढ़ोतरी का स्थान है ना, 11वें में है। फिर उसके बाद हमें जो D1 में अशुभ ग्रह की स्थिति भी देख रही है कि D1 में वो ग्रह हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है, शुभ है कि अशुभ है। जैसी उसकी स्थिति है वैसा भी फल देगा। जिन भावों का वो स्वामी है उसका भी फल देगा, जहाँ पर उसकी दृष्टि है वहाँ के फल भी देगा। सारी बातें, ज्योतिष कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। कई लोग ये जानते हैं बस सीख लिया, राशियाँ नक्षत्र ये वो सीख ले, अस्त ये वगैरह, नीच ऊंच काल सर्प दो सीख ले तो बात हो गई। ऐसी बात नहीं है। हर तरह से आपके पास जो जातक है एक विश्वास लेकर आया, आशा लेकर आया, अगर आपने उसकी आशा पे पानी फेर दिया तो गलत बात होगी, वो दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसे शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। अब बात चलती थी कि कब क्या देखेंगे हम, तो देखेंगे हम 64वें निवास से। अभी तक जो गोचर की बात हुई, शनि को मैंने एग्जाम्पल लेकर देखा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जैसे शनि का देखा, राहु और मंगल, केतु और सूर्य का भी वैसे देखेंगे, शुभ ग्रहों का भी, शुभ हो अशुभ हो, सभी ग्रहों का ऐसे देखेंगे। ये थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसके लिए ज़्यादा विषय से बात की जाती है, शनि की, राहु की, मंगल की। तो 64वें की जो बात है तो वो कैसे होगी? 64वां निवास है ना, 64वें निवास में फल कैसा देगा? ये बात जसमीत जी जो खरड़ वाले हैं उन्होंने भी की थी, और बिरदी साहब हैं
मेरे को उनका गांव का नाम नहीं पता। अगली बार में वो अपने गांव का नाम जरूर भेजें ताकि मैं ले सकूं, ताकि वृद्धि कई है। तो 64वें निवास में विशेष करके 64वें निवास जैसे ही अष्टम भाव में जाएगा, 64वां निवास कौन सा होता है? एक राशि में 30 अंश होते हैं और 9 निवास होते हैं। 7वें भाव तक 63 निवास गुजर चुके हैं। जब 8वें भाव में एंटर करता है तो 64वां निवास शुरू हो जाता है। 64वें निवास की राशि कौन सी है, निवासपति कौन सी है, मैं फिर दोबारा करूँगा, ये अगली वीडियो में करूँगा, जबकि वो पहले चाहिए थी। ये किसी विशेष कारण, इन लोगों के कारण मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो उसमें भी वो फल ज़्यादा दुखदायी, कष्टदायी कब होगा देखना ये है। बात ये आ गई कि अब शुक्र की बात की। शुक्र मान लिया जाए यहाँ पे 10 अंश पे है, 10 अंश पे है। जब शनि शुक्र से 8 में होगा, ये तो शुक्र लग्न में है। मान लीजिए शुक्र यहाँ होता, शुक्र तो यहाँ से अष्टम कौन है, एक यहाँ पे होता, ये अष्टम भाव होता, इसके लिए ये अष्टम भाव होता। तो इस बात को समझिएगा। शुक्र जो है 10 अंश पे है, 10 अंश पे है। जब शुक्र से 8वें भाव में शनि एंटर करेगा तो 64वां निवास शुरू हो जाएगा। 64वें निवास में एंटर करते ही वो अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। परंतु जब वो इस भाव में, अष्टम भाव में 10 अंश पर होगा, 10 अंश पर पहुंचेगा, 10 अंश पर पहुंचेगा तो उसका विशेष अशुभ फल होगा शुक्र के लिए। क्योंकि शुक्र है, जैसे लगन है, लगन 13 अंश का है, 13 अंश का है, तो 64वां देख रहे हो, तो 64वां निवास यहाँ से शुरू हो गया। एक्चुअली जो 64वां निवास है लगन के लिए, अगर लगन 13 अंश का है तो 13 अंश से शुरू होगा, उससे प्रभाव शुरू होगा। शुक्र से क्या देखते हैं? पत्नी, लग्जरी, या कोई भी स्त्री, बहन, बुआ, ताई, चाची, मामी, कोई भी, या आपके अंडर काम करते हैं, या आपका बॉस है, कोई भी है, किसी के बारे में पता, शुक्र से, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो जिसके बारे में जानना चाहते हैं, शुक्र कितने अंश पर है, उतने अंश पर जाकर उससे अष्टम में वो विशेष हानि करेगा। ऐसे अगर आप पिता के बारे में जानना चाहते हैं, सूर्य कहाँ है? सूर्य यहाँ पर है। सूर्य से अष्टम में, यहाँ नवम भाव, सूर्य से अष्टम इस कुंडली में, अष्टम कौन सा भाव? जहां पर जो कारक है, पिता के लिए जाना, पिता का कारक कौन है? सूर्य। फिर हम नवम भाव नहीं लेंगे, जहां सूर्य बैठा है वहां से काउंट करेंगे। संतान है, संतान के लिए कारक कौन है? गुरु है। गुरु कहाँ है? यहां बैठा है। मान लीजिए गुरु 12 अंश पे है, संतान की बात करनी है हमने, संतान हो नहीं रही, कष्ट है, क्या है, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी, उसको पीड़ा है, कष्ट है अपनी कुंडली से, संतान के बारे में। तो 12 अंश पर गुरु है, तो इससे अष्टम कौन सा हुआ? ये 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ जब शनि यहाँ पे होगा, यहाँ पे गोचर करता हुआ द्वादश भाव में एंटर करेगा तो उसके प्रभाव शुरू हो जाएगा। परंतु जब वो 12 डिग्री पर पहुंचेगा, क्योंकि गुरु 12 अंश पे है, तो वो विशेष हानि करेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा सारा। ऐसा होने से पहले ही
आपको उपाय कर लेने चाहिए। जिस भी अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में है, जिसका भी आप जानना चाहते हैं, जिस ग्रह के बारे में जानते हैं, चाहे शनि है, चाहे राहु है, चाहे मंगल है, केतु है, सूरज है, गुरु, कोई भी है। ये नहीं कि शुभ ग्रह किसी कुंडली में अशुभ फल नहीं, अशुभ फल देते हैं। शुभ ग्रह भी अशुभ होते हैं। हमने पिछले जो फलित चैप्टर हैं 1 से लेकर 100, उसके अंतर्गत देखिए, आपको मिलेगा। शुरुआत के पाठों में भी मिल जाएगा। 35-40 के करीब पाठ हैं, जो नंबर है उसके बाद आसपास ही मिल जाएगा आपको। तो कोई भी ग्रह है जिसके बारे में आपको कोई शंका है, तो आप किसी भी ग्रह के लिए देख सकते हैं। जब वो फल देता, वो ऐसा नहीं है कि उसका कारक, उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में है, कहाँ है। अशुभ फल ने अपना काम करना है, अपनी डिग्री पे करना है। जिस डिग्री के जिसके लिए देखना है, उसी के लिए आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, समय से पहले जब आपको पता चल गया, तो आप जातकों या अपने लिए देख रहे हैं, अपनों के लिए देख रहे हैं, तो आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय क्या करना है, इसके पहले भी वीडियो आ चुकी हैं। अगर किसी को हो तो फ़ोन या मैसेज कर दीजिएगा, अपनी डिटेल भेज दीजिएगा, हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सो जितने भी है 64वां निवास, मैंने बात की 64वां निवास शनि गुरु का अशुभ गोचर। पहले आप गोचर देखिए, पहले अपने लिए देखिए, देखने कि कैसा है। फिर विषय वस्तु के लिखे, जिसके लिए आपने देखना है। संतान के लिए लिख रहे हैं, माता के, पिता के, बहन के, भाई के, किसके लिए देखना है, पत्नी के लिए, पत्नी, सबके लिए जो भी है वो देखिए। आपके लिए लगन और चंद्रमा से, और बाकी के लिए कारक जो भी हैं उनसे अष्टम लीजिए, उनसे द्वादश लीजिए। 12वें भाव में, 12वें भाव से क्या हानि होती है, अष्टम से क्या होती है, आयु का, मृत्यु का, जो भी है डिटेल देख लिया। अब इसके बाद जो पाठ होगा वो दृष्टांत का होगा। 22वें दृष्टांत में भी कैसे हम फल देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे 22वें और 64वें दोनों को मिलाकर कैसे होगा। वो प्रबल मार्क या बार्क होगा आपके समय के लिए। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी, जो दृष्टांत किया उसको भी देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।